नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। इस वक्त 3 देशों के साथ सरहद को लेकर भारत का विवाद चरम पर है। पाकिस्तान और चीन से यह विवाद पहले से ही था, अब नया नया नाम नेपाल का भी जुड़ गया है। आज हम अपने इस खास शो में भारत से सटे चीन और नेपाल की सीमा रेखा से जुड़े एक ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपको न केवल रोमांचित करेंगे बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो। भारत नेपाल चीन की सरहद पर बने एक गांव गुंजी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। कि 1962 के युद्ध में चीन सीमा से सटे भारत के गांव के लोग क्या करते थे। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि जब काला पानी पर मुसीबत आई तो यहां के लोगों ने क्या किया? क्या आपने कभी विचार किया है कि चीन सीमा से सटे सबसे करीबी गांव के लोग चीन क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी चीन सीमा पर मौजूद इस मंदिर के रहस्य को समझने की कोशिश की है? ये झरने, जल स्रोत, शिवकुंड और व्यास वैली में मौजूद लोगों की जिंदगी समझने का कभी प्रयास किया है आपने? ओम पर्वत का रहस्य भी बहुत कम लोग जानते होंगे। करीब 6200 मीटर की ऊंचाई वाले इस पर्वत को आखिर ओम पर्वत क्यों कहा जाता है? जब से नेपाल और भारत सीमा को लेकर विवाद शुरू हुआ है, काला पानी, लिपुलेख, गुंजी, बूंदी और नाभिढांग जगहों का जिक्र हो रहा है। काली नदी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। तरह तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। कोई कहता है कि नेपाल काली नदी के आखिरी जल स्रोत को सीमा मानता है, तो भारत का दावा है कि मंदिर के नीचे से जो जलधारा बहती है वही सीमा का निर्धारण करती है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कई जल स्रोत देख रहे होंगे। मौसम के हिसाब से ये अपना स्थान बदलते रहते हैं और इसी हिसाब से सीमा का भ्रम भी बदलता रहता है। आज हम आपको चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव की कहानी बताने के साथ ही ये भी साफ कर देंगे कि आखिर नेपाल और चीन सीमा को निर्धारित करने वाली वो जलधारा कहां है और उसके ऊपर बने मंदिर का रहस्य क्या है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि ओम पर्वत कैसे हमारी रक्षा करता है और यहां रहने वाले लोग चीन के बाजार में क्यों जाते हैं। भारत ने जब चीन सीमा तक 74 किलोमीटर की सड़क बना ली तो ड्रैगन की नींद उड़ गई। कम वक्त में हम अब लिपुलेख तक पहुंच सकते हैं। न्यूज 18 की टीम जब इस सड़क का जायजा लेते हुए चीन सीमा तक पहुंची तो हमें कई रहस्यमयी तस्वीरें दिखाई दी। गांवों की कहानियां चौंकाने वाली थीं। ओम पर्वत हमारी सुरक्षा में खड़ा मिला। आज हम आपको सबसे पहले उस गांव को दिखाएंगे जहां रहने वाले लोगों ने 1962 में चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन अब चीन के बाजार से उनका गहरा नाता है। $2500 से 22,600 फीट की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं वाली यह है व्यास घाटी। कहते हैं कि कभी ऋषि वेद व्यास ने इन्हीं पहाड़ियों के बीच बैठकर ग्रंथों की रचना की थी और तभी से इस वैली का नाम व्यास वैली पड़ गया। कैलाश खंड महात्म, नेपाल खंड महात्म, उत्तराखंड महात्म और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में व्यास घाटी का जिक्र मिलता है। सीमांत क्षेत्र धारचूला में 3 घाटियां हैं, ब्यास, चौदास और दारमा वैली। ब्यास घाटी के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर महर्षि व्यास ने तपस्या की। वो जो आपका काला पानी है उसके सामने जो पर्वत है उसमें एक गुफा है जिसमें ये मानता है कि महर्षि व्यास ने वहाँ पर तपस्या की थी। वहाँ के लोगों के महर्षि व्यास के प्रति एक आस्था है और वो लोग इसलिए महर्षि व्यास को भी मानते हैं और उस घाटी को व्यास घाटी के रूप में विख्यात है।
कैलाश मानसरोवर का मार्ग भी इसी इलाके से गुजरता है, तो यहाँ के लोग यात्रियों की सेवा करने में जुट जाते हैं। भले ही ये तस्वीरें आपका मन मोह लेती हैं, लेकिन इस दुर्गम इलाके में जिंदगी बहुत कठिन होती है। अभी हम लोग छियाले की चढ़ाई में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी ठंड है और हमारी गाड़ी भी इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रही है। और ये देखना बाकी है कि हम यहाँ से गुंजी का सफर तय कर पाएंगे या नहीं। न्यूज 18 की टीम जैसे जैसे चीन सीमा से सटे लिपुलेख की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। अगर आप भी कभी इस इलाके में जाएं, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। छियालेख की चढ़ाई पार करने के बाद हम लोग गुंजी के सफर पे निकल पड़े हैं। छियालेख के अंतिम बैंड को पार करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा, क्योंकि यह काफ़ी दुर्गम बैंड है और इस बैंड को पार करके ही गुंजी का सफ़र तय किया जा सकता है। और गुंजी को निकलते वक्त तापमान काफ़ी गिरा हुआ है और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और ऊंचे जो इलाके हैं उनमें लगातार बर्फबारी भी जारी है। छियालेख से लिपुलेख की दूरी 50 किलोमीटर थी, लेकिन हमें अभी गुंजी पहुंचना था। थोड़ी दूर के सफर के बाद हम गुंजी में दाखिल हो गए। गुंजी चीन सीमा से सटे भारत का सबसे बड़ा गांव है। यहां से चीन की दूरी सिर्फ 32 किलोमीटर है, लेकिन 32 किलोमीटर की इस दूरी को तय करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई काफी मुश्किल होती है। गुंजी से पहले छियालेख पड़ता है और छियालेख से आगे वही व्यक्ति बढ़ पाता है जिसके पास परमिट होता है। लिपुलेख सड़क में 3350 मीटर की ऊंचाई पर छियालेख है। छियालेख के बाद किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं या जिनको परमिट इश्यू है वही लोग चीन सीमा की ओर जा सकते हैं। इस इलाके में आर्मी, आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती की गई है। गुंजी पहुंचते ही सबसे पहले हम आईटीबीपी की चौकी पर पहुंचे। देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमेशा सेना सतर्क रहती है। सभी एजेंसियों के लोग यहाँ पर सतर्क रहते हैं। इस इलाके में जगह जगह जवान ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। महिला कमांडो भी ड्यूटी पर तैनात थीं। 10,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी की ये गुंजी चौकी है। गुंजी का जो मौसम है साल भर खराब रहता है, जिस कारण यहाँ के जो जवान हैं उनको साल भर इस मौसम का सामना करना पड़ता है। बावजूद देश की सुरक्षा के लिए उनके कदम कभी पीछे नहीं हटते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि पुरुष जवानों के साथ महिला जवान भी कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही हैं। अब हमें गुंजी गांव के अंदर जाना था। बताया जाता है कि जब भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, तो यहाँ के लोग अपने घोड़े और खच्चरों के जरिए भारतीय सेना की न सिर्फ मदद कर रहे थे, बल्कि चीनी सेना से भिड़ भी गए। एक तरह से फ्रंट पर आज भी यही लोग होते हैं। यहाँ के लोग आज भी वो कहानी याद कर गौरवान्वित होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम यहाँ के देश के प्रहरी है कि सन 62 में जब चीन के साथ वार हुआ, तो हमारे गांव के लोगों ने अपने जुब्बू, याक, घोड़े, खिच्चर, बकरी, जिन गरीबों के पास जानवर नहीं था, अपने पीठ में गोली बारूद करके देश को बचाया, उसका ऐसा रक्षा किया। हम जो है देश प्रेमी लोग हैं, इस टाइप का है। महर्षि वेद व्यास की तपस्थली हिमालय की इस घाटी में 7 गांव बसे हैं। बूंदी, गब्र्याग, गुंजी, नाबी, रोंगकोंग, नपलचू और आखिरी भारतीय गांव कुटी है। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले इन गांव के ग्रामीण पूरी तरह तिब्बत व्यापार पर आश्रित थे। चीन युद्ध के बाद 30 साल तक भारत चीन व्यापार बंद रहा। बाद में संबंध में सुधार होने पर लोगों ने फिर से आना जाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि आज भी यहाँ के लोग चीन के बाजार पर निर्भर हैं। पिथौरागढ़ के गुंजी में खाने पीने से लेकर हर सामान महंगा है, जबकि सीमा पार चीन में काफी सस्ता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो चीन सीमा से सटे भारतीय गांव के लोग सीमेंट की एक बोरी अपने बाजार में 2,500 रुपए में खरीदते हैं, तो वहीं सीमेंट चीन के बाजार में 1,000 रुपए में मिल जाती है। चावल, दाल, तेल और बहुत कुछ वहां सस्ता मिलता है। इसलिए गुंजी और व्यास घाटी में बसे गांव के लोग चीन के बाजार से सामान लाते हैं। गुंजी हिमालय क्षेत्र का बड़ा गांव है। इंडो चाइना ट्रेड यहीं से होता है। यहाँ के लोग भारतीय बाजार से दूर हैं, लेकिन चीन के मार्केट में पहुंचना आसान है।
गुंजी से चीन सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है और चढ़ाई भी बहुत खतरनाक नहीं है। यहाँ के लोग ठंड में 6 महीने के लिए निचले इलाकों में चले जाते हैं तो गर्मी में अपने घरों में वापस लौट आते हैं। लेकिन अब लिपुलेख रोड तैयार हो जाने से यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रही है। सरकार भी अब आसानी से यहाँ के गांव तक सामान पहुंचा रही है। पिथौरागढ़ की गुंजी से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो गुंजी गांव के बाद हम उस रहस्य को समझने निकल पड़े जो एक मंदिर के नीचे है। दो देशों के बीच एक कुंड का रहस्य सबको अपनी ओर खींचता है। कहते हैं कि भारत नेपाल के बीच मंदिर रेखा ही सच है। दो देशों के बीच एक कुंड का रहस्य। भारत नेपाल के बीच मंदिर रेखा। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है कि जब जब भारत नेपाल की सीमा की चर्चा होती है तो इसका जिक्र जरूर होता है। कहते हैं कि यहाँ का पानी ना तो जमता है और ना ही सूखता है। ये धारा हमेशा बहती रहती है। आप काला पानी के इस कुंड के अंदर पानी में हलचल देख सकते हैं। काला पानी हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। काली माता के मंदिर में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। लेकिन इससे अलग आखिर इस मंदिर का और कौन सा रहस्य है जिसे भारत मानता है लेकिन नेपाल नहीं? इसको समझने के लिए आपको नेपाल भारत सीमा विवाद को समझना होगा। नेपाल लिंकियाधुरा से निकलने वाली कुटियागंटी नदी को अपनी सीमा मानता है, लेकिन भारत नेपाल के इस दावे को खारिज कर देता है क्योंकि भारत मानता है कि मंदिर के नीचे से गुजरने वाली जलधारा ही काली नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारी महाकाली का उद्गम क्षेत्र काली नदी, यह मंदिर से निकलते हुए यह जो लिपुधुरा के अनेक जलधाराओं से बनती हुई नदी, जो लिपुधुरा से पानी नदी आती है, यही संगम क्षेत्र, ये संगम का क्षेत्र है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र हो जाता है क्योंकि महाकाली के दर्शन यहीं से होते हैं और महाकाली का मंदिर भी यहीं पर स्थित है और ये काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। और जो इधर से आने वाली नदी लिपुलेख के अनेक जलधाराओं से बह के आने वाली नदी है। इससे आगे यही हमारी महाकाली नदी बन जाती है और यही हमारी भारत नेपाल के बॉर्डर को चिन्हित करता है, यही नदी। नृप सिंह गर्ब्याल जिस ब्रिज पर खड़ा होकर न्यूज़ 18 से बात कर रहे हैं, यहाँ से काली नदी शुरू होती है। इनके दाईं ओर से जो जलधारा आ रही है वो मंदिर के नीचे से आती है। भारत इसी जलधारा को काली नदी मानता है, लेकिन नेपाल पानी के इस बड़े स्रोत के उद्गम स्थल को अपनी सीमा मानता है। हमारी जो ये माँ काली का मंदिर है जो काला पानी में है, जो मेन जो वहाँ पे माँ काली का मंदिर है, उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुंड बना हुआ है। जो मेन यहाँ पे नदी का जो मेन उद्गम है उसी को माना जाता है। ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है, ये कभी जमता नहीं है और इसमें हमेशा पानी चला रहता है सर। ये जो मेन कुंड है इसी को इसका मेन उद्गम स्थल माना गया है माँ काली का। यानी तस्वीरों में जिस कुंड को आप देख रहे हैं यही वो जगह है जो भारत के मुताबिक चीन और हिंदुस्तान की सीमा अलग हो जाती है। भारत काला पानी की इस धारा को ही सीमा रेखा मानता है। अभी हम लोग मौजूद हैं काला पानी में और काला पानी को लेकर जो विवाद नेपाल लगातार उठाता रहा है उसकी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। भारत का मानना है कि ये वो स्रोत है जहाँ से काली नदी शुरू होती है। मंदिर के भीतर नीचे से यहाँ पर काली नदी शुरू होती है और जो आगे जाकर
शारदा नदी में तब्दील होती है। और इस हिसाब से हम देखें तो जो सुगोली की संधि है उसमें भी साफ साफ ये माना गया है कि काली नदी का उद्गम जो है दोनों देशों की सीमाओं को बांटेगा। मंदिर से निकलने के बाद जब काली नदी आगे बढ़ती है तो टनकपुर में ये शारदा नदी बन जाती है। बताया जाता है कि राजशाही के दौर में नेपाल के राजा ने कालापानी क्षेत्र की जमीन गरब्याल और गुंजियाल परिवारों के नाम पर कर दी थी। यहाँ पर हमारे ग्राम गरब्यांग के लोगों के काश्तकारों की भी ज़मीन है और जो है हमारी एसएसबी और आईटीबीपी अन्य विभिन्न विभागों के जो है कैंप बने हुए हैं। और यहाँ पर कैंप कालापानी के नाम से जो है हमारे बंदोबस्त खतौनी 1960-62 जो हमारा बंदोबस्त हुआ था तो उसमें जो है ये कैंप कालापानी के नाम से दर्ज है। यहाँ पर जो है 1955 में एसपीएफ वहाँ पर रहती थी। हमारी आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने जो हमारी थाती रही है नाभीढांग और कालापानी में हमारी खेती पाती की ज़मीनें हैं जो आज तक हमारे खाता खतौनी में दर्ज है। और हमारे फोर्स आईटीबीपी वगैरह बैठी है तो वो हमको आज वो मुआवजा देकर ही उन्होंने अपना निर्माण किया है। आज हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र को नेपाल अपना बता रही है। कालापानी से लिपुलेख की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यहाँ विशाल दर्रे और पहाड़ियाँ हैं। भारत ने लिपुलेख तक सड़क बना ली है। लिपुलेख ही वो जगह है जहाँ पर भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन चाहता है कि भारत वहाँ से हट जाए, इसीलिए वो नेपाल को उकसा रहा है। लेकिन आज के दिन में भारत की यहाँ मजबूत पकड़ है और ये जमीन भारतीय सीमा में ही है। यहाँ से हमारी सेना चीन पर निगरानी रखती है और यही बात चीन को अच्छी नहीं लगती। कालापानी से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो कालापानी से थोड़ी दूर आगे चलने पर नाभीढांग आता है और लिपुलेख से 5 किलोमीटर पहले नाभीढांग है जहां पर ओम पर्वत है। कई लोग जानते हैं कि इस पर्वत से शिव की कोई कहानी जुड़ी होगी, इसलिए इसे ओम पर्वत कहा जाता है। लेकिन रहस्य कुछ और भी है। गूंजी के बाद से ही मौसम काफी ठंडा हो जाता है। आगे जैसे जैसे आप नाभीढांग की ओर बढ़ते हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड लगने लगती है। हम लोग पहाड़ों के किनारे से होते हुए नाभीढांग पहुंचे। अद्भुत नाभीढांग धारचूला की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा स्थान है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ओम पर्वत की वजह से ये काफी मशहूर है। ये कैलाश मानसरोवर से पहले का पड़ाव है। जब हम नाभीढांग में दाखिल हुए तो सामने ओम पर्वत दिखाई दे रहा था। पहले तो लगा कि ये बर्फ से बनी आकृति होगी, लेकिन जब हमारे कैमरा पर्सन ने क्लोज तस्वीरें ली तो हम हैरान रह गए क्योंकि इस पर्वत के शिखर की बनावट ही ओम जैसी थी। अभी हम लोग मौजूद हैं 16,000 फीट की ऊंचाई में नाभीढांग के करीब, ओम पर्वत के करीब अब हम लोग हैं। और नेटवर्क 18 देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो ओम पर्वत के करीब पहुंचा हुआ है। ओम पर्वत की साक्षात आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओम पर्वत साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग इसे ईश्वर का चमत्कार कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इसके दर्शन से पुण्य मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव का परिवार यहाँ भी निवास करता है। तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमा पर ओम पर्वत है। यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बनी ओम की 8 आकृतियाँ हैं। ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जब ओम पर्वत पर बर्फ गिरती है तो ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। नाभीढांग के ओम पर्वत से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। हालांकि बेसब्री से लोग लॉकडाउन खुलने का इंतजार भी कर रहे हैं। भाई लॉकडाउन खुला? भाई अभी नहीं खुला है। ठीक है भाई लॉकडाउन खुला? भाई अभी नहीं खुला है। ठीक है। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर भारतीय रेसलर
दलीप सिंह राणा का नया रूप इन दिनों सबको अचरज में डाल रहा है। लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिले तो खली खुद राजमिस्त्री बन गए और अपनी एकेडमी के निर्माण में जुटे हैं। वहीं खाना बनाने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाँ जी दोस्तों, जिन्हों ने ताजमहल बनाया सी ना, उन्होंने मिस्त्रियों के हथ बढ़ दिते सी। एक मिस्त्री पिछों भज गया सी, वो अज आपां शेड बनाउण लाया। तुहानूं मैं दिखाउणा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे